में आदरणीय आते हैं और समाज के लिए अपना कार्य मार्गदर्शन देते हैं, समय देते हैं। इन्हीं बातों के साथ हमारे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय विजय जरधारी जी जुड़ चुके हैं और उनके साथ उनके पुत्र विपिन जरधारी जी हैं, उनको सहयोग दे रहे हैं। और हम जैसे शुरुआत में बता ही रहे थे कि आजकल हम खेती-किसानी के उस महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं और महत्वपूर्ण मसले पर वार्ता कर रहे हैं, जो बीज कहलाते हैं। यानी अगर बीज हैं, तो हमारी फसलें हैं, हमारा जीवन है, हमारा भोजन है। लेकिन बीज ऐसे जो पोषण युक्त हैं, ऊर्जा युक्त हैं, पोषकता जिनमें मिलती है, वो देसी बीज, परंपरागत बीजों पर आजकल वार्ता चल रही है। और आज ऐसे ही सिद्धहस्त जिन्होंने कि 1980 के दशक में ये भाँप लिया था कि हमारे बीज जो पोषकता से युक्त हैं, वो संकट में हैं। उस दौरान जब सरकार ने सोयाबीन और केमिकल फर्टिलाइज़र और उनको सब्सिडी पे देना शुरू किया और दूसरे बीजों को इंट्रोड्यूस किया, तब उन्होंने ये पहल आगे रखी कि गाँव-गाँव गए, लोगों को संदेश दिया कि हमारे जो 9 नाजा हैं, हमारे जो 12 नाजा हैं और ये जो हमारी खेती की प्रथा है, उसको हम आगे बढ़ाएँ, ज़िंदा रखें और वहीं से शुरुआत हुई बीज बचाओ आंदोलन की, यानी बीबीए की। तो ऐसे हमारे पुरोधा जिन्होंने बीज बचाने की प्रक्रिया उस दशक में कर दी थी, जिसके लिए हम आज इतिहास की किताबों को टटोलते हैं। ऐसे व्यक्तित्व आदरणीय विजय जरधारी जी का योगाहार के सभी सदस्यों की तरफ से मैं दिनेश सिंह हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले तो उनसे इन बीजों को बचाने और हमारी खेती की प्रथा को संजोने के लिए एक परिचय उनसे ही लिया जाए कि कैसे ये कदम आपने आगे बढ़ाया। जी आदरणीय, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। माइक माइक ऑफ है, एक छोटा-सा जो आइकन है। जी। हाँ, एक छोटा कैप्सूल वहाँ पे उसको टच करिएगा। जी, जी। बोला हाँ, सभी को मेरा नमस्कार। हाँ जी, सब जी। जी सर, बहुत-बहुत स्वागत। प्रणाम प्रणाम, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। आ, मैं परिचय तो क्या परिचय आपका परिचय जग ज़ाहिर है, सभी आपका परिचय जानते हैं। जी जी हाँ, लेकिन मैं वो परिचय जो परिचय जी उस आंदोलन का जो आज और भी जी प्रासंगिक हो गया है बीज बचाने का और जी बीज बचाने से लेकर बीज बढ़ाने का, तो ये शुरुआत जी आपने कैसे करी? आदरणीय इस पर जी प्रकाश डालिएगा। जी दरअसल आ, मैं तेजी से भले ही मैं एक बहुत छोटा किसान हूँ और अपने गांव जरधार गांव में बचपन से लेकर अब तक रहता हूँ। अरे मेरे पुरखों की मेरे माँ जी पिताजी सब खेती करते थे, खेती और पशुपालन, और मैं भी उसी रास्ते अब तक चल रहा हूँ। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का भी मैं एक कार्यकर्ता रहा। और चिपको आंदोलन को आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि पहाड़ में एक तरह से अ, एक नई चेतना लाने वाले, लोगों को जोड़ने वाले और पूरी दुनिया में एक नया संदेश देने वाले कि हिमालय के जंगल सिर्फ जंगल नहीं है, बल्कि शुद्ध हवा, प्राणवायु ऑक्सीजन देने वाले हैं, पानी देने वाले हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बनाने वाले हैं, अच्छी सेहत देने वाले हैं। तो 1980 के शुरुआत में 80-81 में जब ये आंदोलन पूरा सफल हो गया,
तो उसके बाद ये हम लोगों मैं खेती करने लगा और खेती में जब देखा पिताजी के साथ कि जैसे अभी सिंहमाल जी ने बताया कि किस तरह सोयाबीन लाया जा रहा था, किस तरह नए बीज आ रहे थे और वो बीज जब आए तो शुरुआत में हमारे पिताजी भी इस्तेमाल कर रहे थे, मैंने भी उनके साथ इसका प्रयोग देखा। तो देखा कि जो नए बीज हैं वो पुराने बीजों की अपेक्षा खूब पैदावार दे रहे हैं, यानी 1.5 गुना 2 गुना हो रहे हैं। लेकिन बीज तो मुफ्त में आ रहे थे, बीजों का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन मैंने देखा कि जो रासायनिक खाद है, वो एक तरह से फसलों को उत्तेजित कर रही थी, मिट्टी को उत्तेजित कर रही थी। ठीक उसी तरह मैंने अंदाज़ा लगाया जैसे शराबी लोग जब शराब पीते हैं तो बहकने लगते हैं, तो मिट्टी को ये एक तरह से नशेबाज बना रहे थे। ये पहले मैंने ये समझा। ये समझने के लिए मैं एक प्रयोग ही किया। मैंने कहा अगले साल इनको रासायनिक खाद नहीं डालनी है। तो रासायनिक खाद नहीं डाली तो उत्पादन घट गया। दूसरी तीसरी फसल में वही बीज थे तो इस्तेमाल किए तो उत्पादन बहुत ज़्यादा गिर गया। तब एक ध्यान में ये बात आई कि ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। लेकिन मैंने इसकी चर्चा जब अपने पिताजी से की तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो सिर्फ पेड़ बचाने की बात करते हो तुम लोग, लेकिन देखिए पहले हमारे यहाँ बहुत तरह के बीज होते थे, धान में, गेहूँ में, और ये हमारा मंडुआ झंगोरा खत्म हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जब से नए बीज आए, हमारी मिट्टी भी खराब होने लगी है। और उनका एक सूत्र वाक्य मैं उस समय नहीं समझा, लेकिन अब समझता हूँ समझता हूँ जब इस आंदोलन के रास्ते आगे बढ़ा। वो कहते थे सभी धानी मिली जाली पर खानी कमाने को उपजाऊ माटू नहीं मिल सकता। यानी वो मिट्टी को इतना महत्व देते थे कि मिट्टी ही जीवन है, मिट्टी ही हमारा सर्वस्व है, किसान का मिट्टी अनमोल धन है। और दूसरे में बीज को उन्होंने बोला कि हमारे बीज लुप्त हो गए हैं। तो मैंने कहा कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा ये काम तुम करो, कहाँ मिलेंगे? जरूर कहीं होंगे हमारे पुराने बीज। उन्होंने कुछ नाम बताए, जैसे धान में रिख्वा प्रजाति बताई, हंसराज बताया, दूसरे कई तरह के बीज, थापाचीनी बताई, झांसू बताया, गेहूं की मिश्री प्रजाति बताई, और मुर्गा झमोरा के बारे में उन्होंने खुद समझाया मुझे। तो फिर मैं बीजों की तलाश में लग गया। लेकिन मेरे दिमाग में चिपको आंदोलन का एक सूत्र नारा था, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये नारा अगर हमारे मानस में नहीं होता, इस नारे के द्वारा जो हमें हमारे साथी कुंवर प्रसून, हमारे धूम सिंह नेगी जी, सुंदरलाल बहुगुणा जी, सबके साथ जो एक नारा मेरे दिमाग में रहा, तो मैं न मिट्टी का महत्व समझता, न पानी का समझता, न हवा का समझता। तो मैं अकेला ही इस शुरुआत में लग गया कि अब पुराने बीज ढूंढने हैं, और ढूंढते ढूंढते उन इलाकों में गया जहाँ आज का विकास नहीं पहुंचा था, जहाँ साइंटिस्ट नहीं पहुंचा था, जहाँ विकास की ज़्यादा पहल नहीं थी। तो देखा कि वहाँ वो बीज सब मौजूद हैं। वो खेती बाड़ी, बारहनादा उग रहा है, मुंडा झमुरा उग रहा है, वहाँ कोई सोयाबीन का वो नहीं है। जहाँ आज का साइंटिस्ट, तब का साइंटिस्ट, आज का नहीं, तब का साइंटिस्ट और जो विकास के कार्यकर्ता, ग्राम सेवक है, जो बांटने का काम करते हैं, कृषि विभाग है, वो उसकी दखल ज़्यादा नहीं थी। तो देखा कि वहाँ बहुत कुछ विविधता बची हुई थी, बस वहीं से एक मिट्टी मिली।
इकट्ठा किया और अपने खेतों में पिताजी के साथ उगाने लगा और दूसरे लोगों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ उगा के उसके प्रयोग करने लगा और देखा कि वो जो पुराने खोए हुए बीज थे, थोड़ा-थोड़ा वो मिलने लगे। बस मेरा उत्साह बढ़ गया और उन बीजों को बाँटने का काम मैंने किया। जब ये थोड़ा विविधता बढ़ने लगी, पहले 5 प्रजातियाँ धान की थी, मैंने 15 कर ली, गेहूँ की बढ़ा ली और मुड़ा झंगोरा की तरफ, बारहनाजा की तरफ थोड़ा कदम बढ़ा लिए। तो साथियों से फिर चर्चा की और सब लोगों ने, हमारे जो चिपको आंदोलन की पुरानी टीम थी, जिनमें सुदेशा बहन है, बहुत कम लोग जानते हैं, बकनी देवी जी हैं और हमारे धूम सिंह जी, कुंवर परचून, सारे लोग जुड़े और हम लोगों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया और ये आंदोलन पूरी दुनिया में एक तरह से बीज बचाओ आंदोलन के नाम से मशहूर हुआ। तो ये शुरुआती एक वो था मेरा, लेकिन अब देखिए कि प्रकृति में कहीं भी मैंने ये महसूस किया कि एकरूपता नहीं होती है। पूरा समाज हमारा एक मिश्रित समाज बना है, जिसमें हर तरह के लोग हैं, जिसमें कोई भेदभाव प्रकृति नहीं करती है, बल्कि एक दूसरे के संगी साथी हैं। जैसे जंगल जब होता है तो अकेला जंगल कहीं नहीं होता है। जंगल में क्या होती है, कुछ तो विविधता होती है। बड़े पेड़ हैं, छोटे हैं, बांध है तो काफल है, किनगोड़ है, हिंसर है, यहाँ सब तमाम तरह की विविधता। जंगल एक साझा समाज जंगल का होता है। तो मैंने कहा कि खेती का भी एक साझा समाज होना चाहिए। तो हमने जब कहा कि ये जो हमारे पुराने अनाज है, मंडुआ है, झंगोरा है, ये हमारे लिए कौनी है, चीना है, ये बहुत उपयोगी है और इसकी जगह आप जो सोयाबीन ला रहे हैं, ये सोयाबीन एक तरह से एक एकल फसल है और ये हमारे लिए एक तरह से ठीक नहीं है। जब महिलाओं के साथ भी चर्चा करी तो महिलाओं ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। फिर बड़ी-बड़ी मीटिंग हम लोगों ने की, बारहनाजा सम्मेलन किए। अब लोग कहने लगे पागल हो गए, बारहनाजा कोई सम्मेलन होता है? सम्मेलन तो होना चाहिए तो विकास के लिए होना चाहिए। हमने कहा विकास भी होगा, लेकिन असली विकास क्या है इसको पहचानना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, हम उस ज़माने में लोगों को जोड़ने के लिए हमने कहा हमारे गाँव में सड़क भी होनी चाहिए, हमारे गाँव में स्वास्थ्य के लिए, जागरूकता के लिए अस्पताल भी होना चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो अस्थायी पूँजी है, उसको बनाए रख, हमारा जो खेती का पारंपरिक ज्ञान है, जो सदियों पूर्व चला है, वो है। हमारे जो बीज हैं, तो हाँ, ये बात महिलाओं की समझ में आई और उन्होंने बोला, वास्तव में जो हमारे सूत्र वाक्य बने, जैसे खाद खानो और बीज धनो। खाने वाला अनाज खाओ, लेकिन बीज ज़रूर रखो और बीज को बहुत सदियों से लोग बहुत कीमती समझते हैं, तो लोगों की समझ में ये बात आई और ये भी बात समझ में आई कि खेती एक तरह की नहीं होनी चाहिए। खेती में हर तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हैं, जो खाद्य देने वाली हैं, पोषण देने वाली हैं और साथ ही मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने वाली है। अ, अब अगर सोयाबीन की बात करेंगे, तो महिलाओं ने कहा ये सोयाबीन तो हम उगाते हैं, पहले साल उगाया, बिक गया, वास्तव में उस दौरान उगाया लोगों ने, पहले साल बिक गया, लोगों के घर में पैसा भी आ गया। लेकिन जब सारे लोगों ने सोयाबीन उगाया, तो अगले साल बेचना मुश्किल हो गया। तो जब ये साझा हमने चर्चा करी, जो समाज के साथ, आंदोलन के साथ जो शुरुआत हुई, तो उन्होंने एक सूत्र है गढ़वाली में,
कहावत है, अपना आलू बाजार बेचो और बिराना आलू थोपड़ा बेचो। यानी अपनी आ, पैदा की हुई चीजें, अच्छी पैदा की हुई चीजें बाजार में बेचो और फिर बाजार से खरीद कर खराब से खराब चीज लाओ और उसे खाओ, क्योंकि थोपड़ा खेचे मैंने अपना मुंह खराब करो। तो उन्होंने कहा ये कैसी खेती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये सोयाबीन तो केवल हमारे लिए है, इससे पैसा आएगा, बाजार में जाएंगे, बाजार से खरीद के लाएंगे, लेकिन हमारे पशु का क्या होगा? क्योंकि पहाड़ की खेती अम, अपने लिए भी, अपने पशु के लिए भी है और अपनी मिट्टी के लिए भी है। जो बारनाजा में जो मुंडवा झंगोरा का साथ पैदा होता था, वो एक तरह से अपने लिए, और उसका चारा जो शेष बच जाता था, दाना अपने लिए, जो बच जाता था वो अपने पशु के लिए, पशु को खिलाएं तो उतना जंगल का चारा बच जाता था, दूर नहीं जाना पड़ता था महिलाओं के लिए। तो खेती, पशुपालन और बारनाजा के साथ जो दालें होती हैं, चाहे वो गेहूं हो, भट्ट हो, नौरंगी हो, वो हमारे जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करता था, मिट्टी को गुणवत्ता बनाने का काम करता था। और जो उसके साथ तेलन होते हैं, तिल है, भंगीर है, अब भांग भी कहीं कहीं होती थी, उसका भी तेल, कहीं कहीं सण भी होती थी, उसका भी तेल निकालते थे लोग। तो इस तरह से मिश्रित खेती का जो विचार था बारनाजा का, वो मजबूत हुआ। लोग वापस एक तरह से सोयाबीन की, उसमें बड़ा प्रचार सरकार की तरफ से किया जाता था साइंटिस्टों की कि अब एक नया युग आएगा, लोगों के पास पैसा होगा, मालामाल बनेंगे। सोयाबीन की फैक्ट्री भी तब हल्द्वानी के पास लगी थी। हालांकि बाद में जब लोगों ने सोयाबीन उगाना बंद कर दिया, जितना सोयाबीन नहीं आया, बड़ी फैक्ट्री थी, तो वो फैक्ट्री बाद में बंद हो गई। तो ये एक तरह से सकारात्मक पहल थी विविधता के बीजों को बचाने के लिए। और जहाँ तब बहुत कम बीज होते थे, लोग अपने बीज भंडार को बढ़ाने के लिए आगे आने लगे और बीज अपने घरों में, जो पुरानी बीजों की परंपरा थी, बिजुंडा रखने की, बीज रखने की परंपरा, वो लोगों ने छोड़ने के बजाय फिर थोड़ा थोड़ा गांव के लोग उस तरफ आने लगे। हालांकि घाटियों में जहाँ सिंचित खेती है, वहाँ हम लोग ज्यादा किसानों को समझा नहीं पाए जहाँ सिंचित खेती है, लेकिन फिर भी उन लोगों ने वहाँ पर सिंचित खेती में रासायनिक खाद का इस्तेमाल भी किया, कुछ लोग अब भी करते हैं। लेकिन उन लोगों ने अपने खाने के लिए, अपने घरों के लिए, जो घरों में उखड़ी खेती है, हमारे यहाँ उखड़ी खेती का मतलब जो वर्षा आधारित खेती है, वो उखड़ी खेती के नाम से जानी जाती है। तो उखड़ में अपने जो पारंपरिक अनाज हैं, पारंपरिक जो बीज हैं, उनको बचाने का वो लोग काम करते रहे। तो इस तरह से ये एक पर ये किस तरह विचार पहुंचे, इसके लिए हम लोगों ने, हमारे युवा साथियों ने किसानों के साथ मिलकर और जागरूक लोगों को, यहाँ तक कि दिल्ली में जब हम लोगों ने पारंपरिक 1995 में जब पारंपरिक बीजों की और मेले, दिल्ली हाट में मेले होते थे, नेचर बाजार शुरू हुआ, तो हमने यहाँ का मंडुआ, झंगोरा, चुल्लू का तेल, तमाम तरह के मसाले, यहाँ के हर्बल चाय वगैरह यहाँ से ले जाके वहाँ बेचने का काम भी किया। एक दृष्टि दी कि ये उपयोगी दक्षा को कोई जानता नहीं था, तो ये दक्षा एक तरह का तड़का है जो अपने आप होता है, बिना किसी मेहनत के, खरपतवार की तरह उगता था, आज भी उगता है। और इसको इसका परिचय कराया कि एक बहुत अच्छा तड़का मसाला है सूखे आलू, अरबी, हरी सब्जी के लिए। तो लोगों ने खरीदा। तो दिल्ली के लोगों को भी हमने जोड़ने का काम किया,
कल्पवृक्ष एक संस्था थी, तो उन लोगों को जोड़ने का काम किया। और वो लोग फिर हमने जब लंबी यात्रा निकाली उत्तराखंड में अस्कोट से आराकोट तक एक यात्रा निकाली। पहले 1973 में मैंने उस यात्रा में शरीक हुआ था, शुरुआती पदयात्रा में था। इनके साथ जो हमारे सुंदरलाल बोगना जी, कुंवर परशुन, प्रताप शेखर, शमशेर बिष्ट से अभी शेखर पाठक उस यात्रा में थे। तो दूसरी हमने एक तरह से पहली 98-99 में यहाँ से आराकोट से अस्कोट तक जो युवा साथी थे, रघु भाई हैं, बहुत सारे साथी, साहब सिंह सजान, बहुत से साथी, उल्टी यात्रा अस्कोट से आराकोट तक निकाली। फिर बाद में हमने दूसरी यात्रा अस्कोट से आराकोट से अस्कोट तक, इस तरह पूरे पहाड़ में एक छोर से उत्तराखंड के हिमाचल बॉर्डर से लेके नेपाल बॉर्डर तक इस विचार को फैलाने का काम किया। तो धीरे धीरे लोगों की समझ में ये बात आई और हम सफलता की तरफ आगे बढ़े कि लोगों ने इस बात को समझा। और इस जो चुनौती थी नए बीजों को, नई खेती को थोड़ा इस पर ब्रेक लगाने की, और कम से कम पहाड़ के जो क्या कहते हैं उखड़ी खेती है, इसको बचाने की, इसको लोगों तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए। और पूरे दुनिया में भी इस संदेश को आगे तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया। सिर्फ भारत के कई जो राज्य हैं वहाँ भी, जैसे पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया हमारा, और यहाँ तक कि नॉर्थ ईस्ट भी कुछ राज्यों में मैं गया, महाराष्ट्र हो गया, तमिलनाडु हो गया, विभिन्न राज्यों में जब एक सकारात्मक पहल शुरू हुई पूरे देश में। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, क्लाड एल्वरिस जिसके संचालक थे, उन लोगों ने इसको एक तरह से जो कुदरती बीज है इसको आगे बढ़ाने के लिए जहाँ प्रयास होने लगे देश भर में, कई लोग हमसे जुड़े मतलब उसमें। और शुरुआती दशक में तो आज दुनिया की जानी मानी कई हस्तियां यहाँ हमारे घर में आके रही, और उन्होंने फिर इस विचार को दुनिया के रंगमंच पर भी पहुंचाने का काम किया। तो इस तरह ये बीज, मतलब बीज क्या है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिर मैं बीज की अगर बात करूं तो बीज दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है। दुनिया में नया बीज भी आ जाएगा, लेकिन नया बीज तभी तो आएगा जब पुराना होगा। पुराने बीज जब होंगे तभी दो बीजों को मिलके आप तीसरा बीज तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे प्रणाम हम उन्हें पारंपरिक किसानों को करते हैं जिन्होंने उन बीजों को जंगलों से चुनकर बीज बनाया। तो बीज ऐसी धरोहर है जिसे बचाना मैं बहुत बड़ा काम समझता हूँ, वैज्ञानिक काम भी समझता हूँ, पुण्य का काम भी समझता हूँ, और विरासत को आगे बढ़ाने का काम समझता हूँ। बीज ऐसे ही है जैसे हमारा वंश की कल्पना हम करते हैं कि हमारा शादी होती है, बेटे की शादी करते हैं, बहू लाते हैं, तो हमारी कामना होती है हमारा वंश आगे बढ़े, हमारा वंश आगे बढ़ेगा, बेटा होगा, बेटी होगी, जो भी हो, लेकिन वंश आगे बढ़ेगा। इस तरह बीज का वंश भी है। अगर बीज का वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो पहाड़ में कहते हैं निर्वंश हो गया, यानी, और जड़ कट्टा कहते हैं। अगर जड़ काटने वाला, कहते हैं, गाली भी देते हैं कि जड़ कट्टा है। जड़ को कई लोग जड़ काटते हैं, ऊपर से सींचते हैं, तो उन्होंने कहा ये एक काम नहीं होना चाहिए। बीज का वास्तविक वंश हमारे वंश की तरह आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मेरी कल्पना रही और इसे लेके हम आगे बढ़े। और मैं क्या बताऊं सफलता के जी, निश्चित ही जी। आदरणीय, ये जो वंश है, जो
मानव वंश आगे बढ़ रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए बीजों का वंश भी आगे बढ़ना ज़रूरी है। ये जी, जी। चेतना आपने जगाई और जी। जब हम आपकी वार्ता को सुन रहे हैं, तो मैं हुँ, हुँ। जो सदस्य अभी-अभी जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए कि बीज ब बचाओ आंदोलन के प्रणेता आदरणीय श्री विजय जरधारी जी आज योगाहार की इस वार्ता में हैं और पिछले कई वक़्त उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया है। उस दौरान जबकि बीजों पे संकट उन्होंने महसूस किया, तब से बीज बचाओ आंदोलन आगे बढ़ा है। आदरणीय जब आप वार्ता रख रहे हैं, तो आपने स्लोगन, नारे बहुत बेहतरीन तरीके से अ, रखे हैं और तब लगता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए ये जो आपके छोटे-छोटे जो ये हथियार थे शब्दों के, मारक हुँ, ह हथियार और या कहते हैं कि कह सकते हैं कि चेतना के हथियार, उनका हुँ, प्रयोग किया। हुँ। जी, जी, जी। हेलो। देखिए नहीं ऐप बंद होगी उसमें। हला हाँ, चालू है, चालू है। अच्छा, जी, जी, जी। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ब ब इसके साथ ही सीमाल जी मैं आपको बता दूँ, सभी लोगों को बता दूँ कि आंदोलन को घर-घर पहुँचा हृदय से जोड़ने के लिए, लोगों को हृदय से जोड़ने के लिए जो अपनी खान-पान जो हमारी खान-पान की विरासत है, एक तो बीजों की विरासत और एक खान-पान की विरासत को लोगों तक पहुँचाने के लिए लोकगीतों ने जो हमारे गीत हैं, उन गीतों ने भी बहुत बड़ा काम किया। अगर हमारे पास ये एक दूसरा हथियार गीत नहीं होता, जो चिपको आंदोलन के मशहूर कवि घनश्याम सैलानी जी ने लिखा था, हर की कख गढ़वालों को उको दो कंडाली, ये गीत नहीं होता, तो शायद हम इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाते। उन्होंने उस दौरान लिखा, उन्हीं के शब्दों में मैं कोशिश करता हूँ जब लोगों को सुनाता हूँ, तो लोगों ने उसको समझा। उनका गीत था कि हर कख गढ़वाल को ओको दो कंडाली गोल गफा बणिया रंदा थाजे न गढ़वाली हर कख गढ़वाल को ओको दो कंडाली गोल गफा बणिया रंदा थाजे न गढ़वाली अरे मोर था बा मोर पखिया डाला झक्का झोर झुकिया कना दिन था तबारी कुछ भी नहीं थे दुख बीमारी का फल तिन गोड़ खाई लूण डाली डाली हर सिकख गढ़वाल को वो कोडू कंडाली गोल गफा बण्या रहना। यानी पहाड़ का वो मंडवा झंगोरा और यहाँ की जो जंगल के खाद्यान्न है कंडाली बिच्छू बूटी बिच्छू घास कहाँ खो गया है जिसे खाकर लोग जब जब खाते थे तो बहुत बलशाली होते थे। उन्होंने लिखा और कोद झंगोरा की सारी छानी मंग भैंसी लहरी छासी का परोठा खाया झंगोरा मराली हर टिकक गढ़वाल को मुकुडू कंडाली गोल गफा बण्या रंदा था जैन गढ़वाली अरे छासी का अरे मलेथा का माधुर सिंह भंडारी ने कोडू खाई खोला लो दीन खाई गंगूर मोलान खाई कोदा का प्रताप यख भरे रे गढ़वाली हर टिकक गढ़वाल को वो कोदू कंडाली। यानी जब ये चीजें खाते थे लोग यहाँ का खाद्यान्न खाते थे तो भड़ यानी इतने बलशाली होते थे कि जितना वजन आज एक जेसीबी मशीन उठाती है उतना वजन भी इंसान उठा लेता था। वो भड़ लोग उठाते थे जो भड़ भड़ कहलाए इतिहास में है। और हमारे गज रत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने भी गाया है। आ, 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 क्या है मैं भूल रहा हूँ। उन्होंने गाया है बहुत ही मशहूर गीत गाया है उन्होंने। अभी याद आएगा तो मैं आगे सुनाऊंगा।
भूल जाता हूँ, मेरी थोड़ा उम्र के हिसाब से पता नहीं, कभी-कभी ये होता है। लेकिन यहाँ के जो अनाज हैं, मंडुआ हो रहा, सारी चीज़ें जितने भी अनाज हैं, जब हम ये खाते थे तो हम बहुत मजबूत होते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, चिकने-चुपड़े होते थे भलों की तरह। तो ये खासियत थी। तो ये चीज़ें हमारा एक हथियार बना आंदोलन का। नारे ये नारे हमारे काम आए, मतलब कि किस तरह हमें अपनी लोगों तक पहुँचना है। जी। जी, जी आदरणीय। अब आपकी वार्ता जारी रहेगी, साथ में कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं। आदरणीय जी, रमेश चंद्र मेहरा जी का हैंड रेज़ है। जी। जी। जी ओम, सदन को नमन। आज बहुत ही हमारे मुखर्जी महोदय ने हमको उस 80 के दशक में ले गए, जहाँ पर चिपको आंदोलन, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चल रहा था और हमारे नर्मदापुरम में नहर आई थी, तो यहाँ पर एक मिट्टी बचाओ अभियान शुरू हुआ था। और मिट्टी बचाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और शायद आप नर्मदापुरम आए होंगे। और निश्चित रूप से अनुपम मिश्र जी इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो हमारे मध्य प्रदेश के टिगरिया गांव से, नर्मदापुरम के टिगरिया गांव में उनके पैतृक भूमि है, और वो दिल्ली में गांधी निधि के वहाँ आश्रम में रह करके उत्तराखंड में बार बार जा रहे थे, हमारे नर्मदापुरम आ रहे थे, और मिट्टी बचाओ और जो आपका था चिपको आंदोलन, दोनों को साथ साथ लेकर के चल रहे थे। वहां से हमारे लोग यहाँ नर्मदापुरम आते थे और नर्मदापुरम से लोग वहां जाकर जाते थे। और मेरे को भी ऐसा सौभाग्य मिला, मैं भी उस समय आपके उत्तराखंड पहुंचा था। तो आपको बहुत बहुत नमन, आपने उस चीज को याद कराया कि किस तरह से उस समय जो है एक आंदोलन चल रहा था। हमारे यहाँ मिट्टी दलदल हो रही थी, मतलब जिस समय तवा नहर आए उस समय मिट्टी में दलदलीकरण हो रहा था, परंतु आज वही मिट्टी इतनी कठोर हो गई है, दलदलीकरण तो समाप्त हो गया पर मिट्टी में बहुत कठोरता आ गई है। तो अब मिट्टी सुधारना, जब हम उस समय बचाने की बात कर रहे थे, पर इस समय अब मिट्टी सुधार की बहुत जरूरत महसूस हो रही है। अन्यथा हमारी यहाँ की जिले की मिट्टी बहुत कड़ी होते जा रही है। जहाँ दो बैलों से खेती होती थी, आज 65 हार्स पावर के ट्रैक्टर भी जो है उसमें कम पड़ रहे हैं और 4 व्हील लगाना पड़ रहा, ये स्थिति आई है। तो निश्चित रूप से एक पुनः एक जागरण की आवश्यकता है, जिसके लिए जैसा भी बन पड़ेगा हम लोग काम कर रहे हैं। जी ओम, आपको सादर नमन, प्रणाम। ओम। जी, 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 बहुत सुंदर। मुझे याद है वो मिट्टी बचाओ आंदोलन की उस दौरान जो देखने में आता था कभी-कभी, वो हमारे ज़हन में है। और जो मैं कह रहा था कि यहाँ के बलशाली लोग यहाँ के खान-पान से मजबूत होते थे। उन्होंने ये भी कहा, हाँ, उन नरेंद्र सिंह नेगी जो यहाँ के मशहूर गीत रत्न माने जाते हैं, गीतकार हैं, उन्होंने ये गीत गाया है, गाते भी हैं अभी। वीर भड़ों को देश, 52 गढ़ों को देश, यानी ये वीर भड़ों की भूमि है ये। और जो 52 गढ़ हैं, गढ़पति जो होते थे, गढ़वाल जो नाम पड़ा वो गढ़ों के नाम से ही पड़ा। तो ये एक परंपरा है, जिसको पारंपरिक ज्ञान है। हमने नया कुछ नहीं किया, हमने उसी को बचाने का काम किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कभी कि हम लोगों ने ये बहुत बड़ा काम किया है। हम आज हमें ये महसूस होता है, हमें लगता है कि तब हमें जो दुत्कारा जाता था, लोग कहते थे ये विकास के दुश्मन हैं, ये विकास नहीं होने देना चाहते हैं, ये आधुनिकता का खिलाफत कर रहे हैं, ये लोग 18वीं सदी की तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। अगर आधुनिक खेती नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं होगा। सारे लोग वही कहते हैं। एक बार हम एक लहासी गांव में आखिरी चरण में चिपको आंदोलन का एक आंदोलन चल रहा था। तो उस गांव में जांच के लिए ये कंजरवेटर आए।
कंजर्वेटर जो अरण्यपाल होते थे, बहुत बड़े अफसर आए, वो बिल्कुल घोड़े में चढ़ के आए और वो कहने लगे कि जब मीटिंग हम बुलाई तो उन्होंने कहा, अरे ये सब बेकार लोग हैं, अगर विकास नहीं होगा तो खाओ तुम अपना पुराना मंडवा झंगोरा, रहो ऐसे ही जंगली के जंगली। बताइए, आज हमें तो खुशी होती है, वो तो ऐसा बोलते थे, तब विकास वाली लोग ऐसा बोलते थे। लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि 2023 में हम सारी दुनिया ने मिलेट ईयर यानी मोटा अनाज वर्ष मनाया। तो हम हमें बड़ी खुशी होती है जब पुराने साइंटिस्ट जो हमारा विरोध करते थे, वो कई बार मिलते हैं हमें, पंतनगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मिलते हैं, कहीं और जगह मिलते हैं, तो वो अब वो लोग कहते हैं हाँ ये मिलेट तो अच्छी चीज़ है, मिलेट खाना चाहिए लोगों को। तो हमने कहा हम 30 साल पहले जो 3 दशक पहले जो कहते थे, तब ध्यान नहीं दिया जाता था। अच्छा है भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पहल को आगे बढ़ाया और पूरी दुनिया ने मिलेट ईयर मनाया, यानी मोटा अनाज वर्ष। लेकिन उसमें भी हमारा अभी भी जो कहना है कि इन अनाजों को, जो हमारा मंडुआ, झंगोरा, कौड़ी, चेना, तमाम तरह के जो मिलेट हैं, जिनको 10-12 तरह के मिलेट पूरे देश में, और कोदो, कुटकी, कई मिलेट, छोटे स्मॉल मिलेट भी है, पाए जाते हैं। अब इन अनाजों को एक तरह से अब लोग पोषण के लिए और बीमारियों से बचने के लिए कोरोना के बाद इन अनाजों का महत्व बढ़ा है, और इस पहल को संयुक्त राष्ट्र हमारी भारत सरकार ले गई है, अच्छी पहल है। तो ये हम कहते पहले से कहते आए कि भाई इन अनाजों को मोटा अनाज नहीं कहा जाना चाहिए, इनको पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए। और ये अच्छी बात हुई कि इन अनाजों पर 2011-12 में भी कृषि ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, और भारत सरकार है, जिन लोगों ने काम शुरू किया कदन के नाम से, कदन पहल योजना के नाम से। और 2018 में भारत सरकार ने इनको इनके महत्व को समझते हुए, जो हम लोग देते थे ज्ञापनों में, जो कहते थे इनको पौष्टिक अनाज कहा जाना चाहिए, 2018 में भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन करके इन्हें पौष्टिक अनाज का दर्जा दिया। इनको पौष्टिक अनाज, इसमें चौलाई भी हमारी शामिल हुई, हमारी गूगल कुट्टू पापड़ है वो भी शामिल हुआ। इनको अब पौष्टिक अनाज कहा जाने लगा, और आज अब तो इसको श्री अन्न के नाम से, श्री अन्न के नाम से जाना जा रहा है। कई योजनाएं इस तरह की चल रही हैं। तो और साथ ही भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, कृषि विविधीकरण योजना, जो मिश्रित खेती का कंसेप्ट लेके चल रही है, वो चल रही है। तो ये हम समझते हैं कि हम बड़ी पिछड़े उस समय हम विकास विरोधी समझे जाते थे, लेकिन आज कुछ तो मन आगे योजनाएं आगे चल रही हैं, तो एक नई दृष्टि दे रही है। जी 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 आदरणीय, वास्तव में आपकी जो प्रत्येक पंक्तियां हैं वो महत्व की हैं, वो छाप छोड़ती हैं, और ये आंदोलन भी, इस आंदोलन ने भी अपना छाप छोड़ा। आपने आंदोलन आगे बढ़ाया, लोगों को चेतना दी। अब प्रश्न ये भी है कि उस चेतना जब हम आज के दौर में देखते हैं, जबकि सरकारें भी चेत रही हैं, जिस अनाज को मोटा अनाज कहा जाता था, उसे और सम्मान के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। और बड़ी बात ये कि जो बीड़ भड़ों का जो अनाज था, जी उसको जी पुनः उनको उसकी वापसी हो रही है। और कई लोग तो कह रहे हैं कि अलग-अलग व्याधियों में, बीमारियों में ये अनाज है, और ये आकलन चयन भी किया जा रहा है कि ये अनाज कैंसर के विपरीत काम करता है, कैंसर को दूर रखता है, दूसरा डायबिटीज को दूर रखता है। वास्तव में ये सच्चा अनाज था, और जी ये आपके माध्यम से आगे बढ़ा है। और आपने उन सहयोगियों के भी नाम बताए जिन सहयोगियों ने आपको इस आंदोलन में सहयोग दिया। और अभी कुछ समय पहले हमें बड़े ही दुख के साथ
ये सूचना भी मैं साझा कर रहा हूँ। ये हमने सुना तो बड़ा ही दुःख हुआ कि इस आंदोलन की सहभागी आपकी धर्मपत्नी जी ने जब ये दुनिया छोड़ी, तो वास्तव में कितना अ, कष्ट आपको रहा होगा और इस आंदोलन लेकिन जब आप ये देखते हैं कि इस तरह से ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है और इस आंदोलन की गुंजाइश और बढ़ती है, जबकि हमारे बीच जहाँ देखो वहाँ हाइब्रिड ने अपनी बाहें फैला दी हैं और सच्चा अनाज उस तरह से अब लोग फिर से ढूँढने लगे हैं कि कहाँ मिलेगा। तो इन्हीं बातों को लेकर के जब मैं आगे बढ़ना चाहूँ और कुछ अभी हैंड रेज़ भी हुए हैं और आपने कहा है कि क्या हैं जंगल के उपकार, मिट्टी, पानी और बयार। ये हमारे सच्चे साथी हैं, मिट्टी, पानी और बयार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पहुँचता हूँ पतंजलि योगपीठ, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार और वहाँ से आदरणीय पवन कुमार सर से निवेदन करता हूँ कि इस वार्तालाप में आप आएँ। जी सर। जी, नमस्कार। आज के मुख्य वक्ता विजय जरधारी जी को बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत-बहुत आपको प्रणाम। अभी कुछ माह पहले आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, देहरादून की इस गोष्ठी में जहाँ पर विकास के ऊपर बातचीत हो रही थी और स्थायी कृषि के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो बहुत समय बाद आपसे मुलाकात जब हुई तो बहुत अच्छा लगा और आज आपने चिपको आंदोलन से लेके और अस्कोट आराकोट यात्रा से लेकर के अब तक की जो चीजों का यात्रा का जो आपने सजीव चित्रण किया हुआ है, उसको देख करके मुझे लगता है कि एक 50 साल की जो यात्रा रही है, विशेषकर जो अस्कोट आराकोट यात्रा को 50 साल पूर्ण हो गए हैं, लगभग इतना ही समय इस जैविक कृषि को आगे बढ़ाने की यात्रा का भी समय पूर्ण हो गया है, एक 50 साल का अंतराल। और इस अंतराल में हमने बहुत सारी संघर्ष भी देखे, उपलब्धियां भी देखी। ये जो नवीनतम जो उपलब्धि जिसको कि सरकार उपलब्धि के रूप में मानती है और कई लोग इसको उपलब्धि के रूप में मानते हैं, और यह है कि उत्तराखंड की करीब ऐसी 27 प्रजातियों को का पौधों का जीआई टैग मिल गया है। और जीआई टैगिंग जब हो गई है और पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में रहने वाले प्रजातियों का जीआई टैगिंग हो गया है, उसका एक प्रभाव मैं इस दृष्टिकोण से भी देखता हूँ कि हरित क्रांति में तो कुछ उपलब्धि हमारी ऐसे क्षेत्रों में जो पर्वतीय क्षेत्र में उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ पाया, जहाँ तक कि उसकी हरित क्रांति की जो प्रैक्टिसेस हैं उसका उपयोग नहीं हो पाया, उतना प्रभाव नहीं पड़ पाया। लेकिन जीआई टैग जब से होना शुरू हुआ है तो हमारे जितने भी ऐसी प्रजातियों की फसलें हैं जिनको जीआई टैग मिला है, उनकी उसके प्रति लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और साथ ही महानगरों में उनका मूल्य भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होने लग गया है, मतलब उसकी रेट भी उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपके अनुभव के आधार पर कि क्या इस जीआई टैग का प्रभाव आप ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखते हैं? क्या वहाँ की इनकम में लोगों के इनकम में इसका प्रभाव पड़ा है? और क्या इसकी वजह से क्या बीज को इन प्रजातियों को बीजों को बचाने में भी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है या केवल ये एक व्यवसायीकरण की तरफ एक प्रक्रिया में ये सब चीजें आगे बढ़ती जा रही हैं और इसका जो लाभ है वो चुनिंदा लोग जो ज्यादा मूल्य दे करके कर सकते हैं केवल उनको ही मिलेगा, या और बीच में जो मार्केट करने वाली व्यवस्था है क्या उसको ज्यादा लाभ मिलेगा, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग इसको वाकई उगाने वाले हैं और या बढ़ाने वाले हैं उनको किस प्रकार का लाभ मिलेगा, लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, और क्या इसका प्रभाव दूरगामी, आप इसके बारे में क्या विचार रखते हैं?
इसके बारे में आप अपनी बात बताइएगा। जी बहुत धन्यवाद आपका, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। ये तो निश्चित तौर पर ये बात नीचे लोगों तक भी आ रही है कि उनकी फसलों के दाम, उनकी जो पारंपरिक फसलें हैं और जो वो सदियों से उगा के आ रहे हैं, अब वो उसकी मांग बढ़ रही है, लोगों तक ये बात तो आ रही है। और लेकिन साथ ही ये बात हम लोगों के बीच ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि ये चीजें जाके बड़े लोगों को तो लगने लगा है कि अब हमें जिंदा रहना है, हमें स्वस्थ रहना है, तो ये खाद्यान्न हमें खाने पड़ेंगे या हमारे लिए उपयोगी हैं। लेकिन और वो लोग खेती भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी जागरूकता का एक तरह से क्या मैं कहूँ कि जागरूकता उन लोगों में आ रही है कि ये अनाज जागरूक तो हैं, ऐसी बात नहीं कि ये अनाज, लेकिन एक बड़ी समस्या पहाड़ में है। वो बड़ी समस्या ये है, हमने एक जो नारा इसी समस्या को लेकर दिया भी है, खेती पर किसकी मार, जंगली जानवर, मौसम और सरकार। एक सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये हो रही है कि दिन को बंदर और रात को सुअर। वो खेती करना चाहते हैं, जो बच्चे कुचे लोग हैं जिन गांव में, क्योंकि पढ़ लिख के लोग काफी गांव भी छोड़ रहे हैं लोग जगह जगह, लेकिन जो लोग खेती करना चाहते हैं उनके सामने एक बड़ा संकट है। दिन को बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है और रात को सुअरों का। दूसरे में जो एक जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, उसका भी प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। जो फसलें लोग उगाना चाहते हैं, जो दालें उगाना चाहते हैं, जो दालों की बात हो रही है, जो तिलहन लोग करना चाहते हैं, तो वो आज के हिसाब से कोई भी ऋतु अपने समय पर नहीं आती है जैसे पहले आती थी। 4 महीने का चौमासा होता था, सर्दियों में बर्फ पड़ती थी, 2-3 महीने सर्दियों के नाम होते थे, फिर गर्मियों में अच्छी गर्मी आती थी। अब जो हो रहा है उल्टा हो रहा है। देखिए ये साल गुजर गए, अब आफ्टर मानसून के बाद, मतलब पिछले अगस्त के बाद बारिश ही नहीं हुई। जिन डांडी कांठों में बर्फ पड़ती थी वहाँ बर्फ ही नहीं पड़ी। अब सवाल ये हो गया है कि जो छोटी नदियों में जो पानी है वो कहाँ से आएगा, क्योंकि रिचार्ज हुए नहीं हमारे जंगल। तो ये जो जलवायु परिवर्तन की मार है, जो मौसम की मार है, तीसरे में सरकार की नीतियां। सरकार मार थोड़ी रही है डंडे से किसी को, या मारने का काम सीधे थोड़ी कर, कोई काम थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियां रही, मतलब वो नीतियां किसान के अनुरूप कैसे हों। अब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो आ रहा है कि सरकार की नीतियों में सुधार हो रहा है, विभाग की नजरों में सुधार हो रहा है कि अब बहुत ज्यादा हो गया रासायनिक खादों का उपयोग, हमारी मिट्टी खराब हो गई, अब प्राकृतिक खेती भी आ गई, चलो ये अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को की आय बढ़ानी है, जो धरातल पर, तो उनकी जो मांग है, जो खतरे हैं खेती पर, उनको दूर करना पड़ेगा सरकार को भी और सभी विभागों को भी मिलकर। जो खेती पर जो संकट है, एक तो जंगली जानवरों का आतंक थोड़ा कम करना पड़ेगा। इसके लिए उच्च स्तरीय बहुत ही बड़ा विचार किसानों के पर, यह तब तक दूर नहीं होगा जब तक किसान, वन विभाग हो गया, किसान हो गया, विकास के कार्यकर्ता हो गया, कृषि विभाग हो गया, सब मिल बैठ के नहीं बैठेंगे। अब अगर कृषि विभाग की योजनाएं चलानी है, बहुत पैसा आप खर्च भी करते हैं, तो उसके लिए खेती सुरक्षा का लिए 4 दीवारी बनाना, फेंसिंग करना, बहुत सारी चीजें भी जोड़नी पड़ेगी। हम ये नहीं कहते हैं कि आप बंदरों का पूरा नाश कर दिए, बंदर भी भगवान ने पैदा किए हैं, लेकिन उनकी जो संख्या बढ़ रही है, उस संख्या को कैसे घटाया जाए। जैसे ह्यूमन के लिए नसबंदी का कार्यक्रम चलता है, बंदरों के लिए क्यों नहीं ये कार्यक्रम ठीक से चलाया जा रहा है।
है ना? बहुत सारी चीज़ें, सूअरों को क्यों आप मारने की बात क्यों नहीं करते हैं सूअरों को? अगर सूअर ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों पर हमला कर रहे हैं, सारी चीज़ हो रही है, तो क्यों नहीं उनके बारे में सोचा जाना चाहिए? और सरकार की नीतियों में और भी सुधार की ज़रूरत है, जो लोगों को मिल सके। तो ये कुदरत का बहुत ही विलक्षण, जो आप जियो टैग की बात कर रहे हैं कि 27 जियो जीआई टैग मिल गए हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ तो हर घाटी की बहुत ही बड़ी विशेषता है। अगर धान में आप देखेंगे तो कुछ तो पहले से प्रचलित नाम है, लेकिन एक झेडू धान होता है जिसके बाल लंबे लंबे होते हैं, बहुत तकड़े बाल होते हैं, तो उसको सूअर छेड़ता नहीं है। और जब पाला पड़ता है, ओला पड़ता है, तो उन क्षेत्रों में वो गिरता भी नहीं है, मतलब वो धान ओले से आसानी से नहीं गिरता है। तो बहुत सी विशेषताएं, मिस्री गेहूं केवल पहाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में होता है। तो यहाँ जितनी फसलें होती हैं और जो सिलेक्शन है घाटी-घाटी का है, चोटी-चोटी का है, जो यहाँ का रामदाना है, रामदाना तो नॉर्मल चौलाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये लंबी बालों वाला, जो झुकी हुई बालों वाला है, टोंका मारसा बोलते हैं हम, वो है। तो हर घाटी का ऊँची चोटियों में अलग होता है। तो यहाँ बहुत विशेषता है, चाहे वो राजमा, अब नौरंगी दाल है, जैसे नौरंगी दाल की मैं बात कर रहा हूँ, तो खास विशेषता है नौरंगी, बहुत आसानी से हो जाती है, बिना ज़्यादा मेहनत की होती है और बहुत अच्छी फलत देती है, यानी उत्पादन खूब देती है। तो नौरंगी दाल के जैसे नाम झिलंगा भी बोलते हैं, रैंस बोलते हैं हम लोग गाँव में। लेकिन उसकी भी जब नौरंगी नाम पड़ा होगा तो 9 ही रंग होते होंगे, लेकिन मैंने उसके 25 से भी ज़्यादा रंग ढूँढ लिए हैं। रंग भी, साइज़ भी अलग-अलग करके देखा, ढूँढ लिए हैं, और हम उगाते भी हैं, किसानों को उगाने के लिए भी देते हैं। तो यहाँ की जो विविधता है, आपने सही पहचाना है कि अलग से एक पहचान बननी चाहिए, लेकिन पैसा किसानों तक सही आना चाहिए। जो रेट है वो किसानों तक भी आए तो किसान उगाएंगे, लेकिन एक जागरूकता रखने की जरूरत है कि कई लोगों ने सब कुछ उगाया और बड़े बड़े मालों में उगाया, उगाया और वो बड़े बड़े मालों में गया। अच्छे वैसे लोगों के पास गया जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, बड़े लोग हैं, बड़े होटलों में, और किसान अपने आप न खाएं उसको। तो ये जागरूकता रखने की जरूरत है कि हम स्थानीय अपना जो अनाज है सिर्फ बाजार के लिए नहीं, बल्कि अपने खाने के लिए भी उसका उपयोग करें। जी जी जी। क्योंकि जी, मैं जी, सर, मैं एक जी, बात आदमी और कहूँ, अभी अभी एक बात मैं कहना जी, चाहूँगा जी, जी, जी सर, जी सर। कि शुरू से एक बहुत बड़ा सपना दिखाया जाता है और 2 उद्योग एक तरह से चल रहे हैं बहुत बेहतरी के लिए। एक तो उत्पादन वाला कि कितना उत्पादन हो जाएगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उसके पीछे क्या है वो सब आप श्रोता भी देखने वाले भी देख रहे हैं, श्रोता भी, आप लोगों का अध्ययन भी है। एक बेहतरी के लिए चल रहे हैं, बेहतरी के लिए। एक तरफ चुपचाप जो उद्योग चल रहा है, लोगों को बीमार करने वाला उद्योग चल रहा है कि लोग एक तरह से, लेकिन बेहतर ढंग से लोग अच्छा खाना खाएं, ये भी बोला जा रहा है, स्वादिष्ट खाएं, वो भी चल रहा है, फास्ट फूड चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो लोगों को बीमार करने वाला भी चल रहा है, और दूसरे में बीमारी के बाद इलाज का भी चल रहा है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर आ रहे हैं देश विदेश से ट्रेनिंग होके। लेकिन आप देख ही लीजिए कि जो स्वास्थ्य सुधार के नाम पे हो रहा है, अस्पताल खुलना, वो करना, सारी चीजें बहुत बड़े जोर शोर से हो रही हैं स्वास्थ्य का सुधार के लिए कि लोग, हम इलाज करेंगे। लेकिन हम एक विनम्र निवेदन करना चाहते हैं सब लोगों से कि अंदर से झांक के देखिए, जो हम कह रहे हैं कि सबसे पहले बात यही होनी चाहिए, जो एक ठीक करने का उद्योग है, वो
रहे, जो अस्पताल भी हों, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि लोगों को बीमार समाज क्यों बनाए हम? बच्चे ऐसे हों। अब पहले टीके भी नहीं लगते थे, आप ये देखो, कभी बीमारियां नहीं, एक दो बीमारियां खास जमाने में होती थी, कभी हैजा आप लोग जानते नहीं है, कभी चेचक आ जाता था, है ना, ऐसी महामारियां जरूर होती थी। टीबी भी थोड़ा होती थी, लेकिन बहुत कम होती थी, लेकिन बीमारियां नहीं होती थी। हमारे सर्वोदय के एक विचारक हुए हैं दादा धर्माधिकारी। दादा बहुत मशहूर हुए हैं विनोबा जी के जमाने में, गांधी जी के जमाने से तब उन्होंने एक तरह से वो आगे बढ़े थे दादा धर्माधिकारी। तो एक चीज कहते थे कि हम ऐसा समाज हो जो जैसे हमारे पारंपरिक समाज में भी था कि लोग भड़ हों, लोग बीमारी ना हो। तो वो कहते थे कि लोग बीमारी ना हो। एक बार उन्हें एक अस्पताल के उद्घाटन, बड़ा अस्पताल बनाया, उन्हें बुलाया गया दादा धर्माधिकारी जी को कि आप आइए। तो अस्पताल उन्होंने कहा नहीं नहीं बाबा, मैं अस्पताल के उद्घाटन के लिए नहीं आया। उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको आना है। तो गए वो अस्पताल में, मुख्य एक तरह से वो मुख्य अतिथि थे, तो उन्हें बोलना था, तो सबने बोला। तो उन्होंने लास्ट में खड़ा होके बोला, मैं सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये अस्पताल बंजर हो जाए। उन्होंने कहा दादा हमने तो इतनी मशीनें लगा दी है और आप कह रहे हैं बंजर हो जाए। उन्होंने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ अगर ठीक है अस्पताल तो रहे लेकिन बीमार न हो। आप अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं वो अवेयरनेस का काम करें कि लोग बीमार ना हो, लोग रोगी बन के ना आए, यहाँ ज्यादा रोगी बन के ना आए, है ना। तो आज जरूरत इसी बात की है कि समाज में बीमारियों को कैसे रोका जाए खान पान के द्वारा। और निश्चित तौर पर जो आज बीमारियां हैं वो हवा के कारण हो रही हैं, चलो ये भी बात आ गई, खान पान के कारण हो रही हैं, तमाम कारण हैं, लेकिन मुख्य कारण आज बीमारियों का इंसान का खान पान ही है। माँ के पेट से पहले आप सब लोग जानते हैं कि एक जमाने में ऐसा दौर भी चल रहा था पूरी दुनिया में और महिलाएं भी गौरव समझती थी, नहीं माँ का दूध नहीं देना है, बोतल का दूध देना है। लेकिन दुनिया में सबसे अच्छी चीज अगर कुछ है तो माँ का दूध ही। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी माना, सारे लोग मानते हैं कि बेहतर है। बच्चा कभी स्वस्थ पैदा नहीं होता है, हजारों बच्चों में एक आध केस मिल सकते हैं, लेकिन माँ के जो प्राकृतिक जो खान पान है हमारा, प्रकृति ने जो दिया है, उसी की बेहतरी के लिए अगर हम काम करें तो समाज स्वस्थ रहेगा, देश स्वस्थ रहेगा, सारे लोग स्वस्थ रहेंगे। जी 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 आदरणीय, ये असल मुद्दा पेट का है, भोजन जी का है, जी और तभी इन बीजों की बात हो रही है कि हमें स्वस्थ भोजन दे रहे हैं। लेकिन जो वार्ता आदरणीय पवन सर ने रखी है और प्रत्युत्तर में जो आपने बात रखी है, तब लग रहा है कि सरकारें तो निश्चित ही अच्छा करने जा रही हैं, लेकिन हाँ उसमें बहुत गुंजाइश है कि हम अच्छा करें, क्योंकि अभी भी स्थिति ये है कि बीमारी कुछ है और इलाज कुछ हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ये ज्यादा बात हो रहा है ये। जी जी, जी जी। और किसानों के उत्पादों को वांछित मूल्य मिले, उससे ज़्यादा मंथन ये है कि व्यापारियों को उनका ज़्यादा लाभ मिले, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो, उससे ज़्यादा मंथन ये चल रहा है कि हॉस्पिटल से जुड़े तमाम प्रकरण धड़ाले से और विकसित हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं। तो जी ऐसे में हमारा स्वास्थ्य, हमारा भोजन और आहार प्रथम, आहार ही सभी बीमारियों का केंद्र बिंदु है। वो बीमारियां जो कि पैसे के रूप में हैं या विकास के रूप में हैं, विज्ञान जो हमें चलता फिरता दिखता है उसके रूप में है। तो वास्तव में भोजन महत्वपूर्ण है, ये बात आई है और ये सुधरेगा हमारे अच्छे
प्रैक्टिस से और अच्छे बीजों से ही। इसी क्रम में आदरणीय डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट सर का हैंड रेज था। जी आदरणीय। जी डॉक्टर भट्ट सर। जी सर, स्वागत है। सादर प्रणाम भाई साहब। आपसे तो मुलाकात होती रहती है और आप हमारे अनुरोध को कभी ठुकराते नहीं है। अभी कुछ समय पहले आपसे मुलाकात हुई थी। मैंने एक दिन आपको फोन भी किया था, लेकिन आपका संपर्क नहीं हो पाया। वो आपके पत्नी के देहावसान के अवसर पर मैं उनको ये तो ऐसा है कि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जीवन भगवान के हाथ में है। तो उनको विनम्र श्रद्धांजलि। आपसे बहुत कुछ सीखा है और सीखने की लालसा है, और आपका आशीर्वाद बना रहे, ये अभिलाषा है जीवन में। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। जी। मैं पत्नी हमारी सहधर्मिणी का मेरे काम में और समाज के काम में उनका नाम नहीं आया, भली कमला उनका नाम था। तो उन्होंने जो मुझे ताकत दी, यानी आखिरी क्षण में 21 दिसंबर तक, 21 दिसंबर को हमारे बेटे बहू यहाँ से हमें घाटी में नीचे सूचित किए थे, गोबर ले जाना था। तो गोबर डालने में, तो रात को भी शाम को पूछा उन्होंने इनको कि कितने घेत ले गए, यानी कितने कट्टे ले गए तुम गोबर के, कितना भरा तुमने। पहले तो सिर पे वो अपने जमाने में ले जाती थी, लेकिन अब थोड़ा सड़क आ गई तो गाड़ी से ले जाते। तो उनकी चिंता थी कितना ले गए। वो बहुत चिंतित, और बीजों को जब बीमार भी रहती थी आखिरी क्षण तक भी बीजों को छांटना, उसके साथ कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर वो हटाना, और उनको मतलब ठीक से रखना, संभालना, बीज में रखना, सब काम ज्यादा घर का वही करती थी। तो हमें हमारा जो एक घर का बीज संकलन का, बीजों को रखने का, वो सारा तो थोड़ा कमजोर हो गया। लेकिन अब हमारी बखूबी रखने का काम करेंगे, ऐसी हमें आशा है, वो करती भी रही है। तो चलिए, संसार में आना जाना, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उनका जो योगदान था वो मेरे नाम के आगे वो नहीं आ पाया। मेरे कोई लोग जानते हैं, लेकिन नीचे से उनकी ताकत बहुत ज्यादा मुझे थी। जी जी। लेकिन अब करते रहेंगे काम, तो करना ही है, चाहे मुसीबत हो कुछ हो, तो जब तक कर सकते हैं मैं करता रहूंगा। जी 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 निश्चित ही जो उनका योगदान रहा है वो हमारे किसानों के मध्य, हमारे मध्य है। नाम भले ही लोगों के मध्य गया हो न गया हो, लेकिन जो काम गया है और उस काम की जो प्रासंगिकता आपके माध्यम से गई है आदरणीय, वो बहुत ही आवश्यक है, और समय आने पर उसकी आवश्यकता और उसकी महत्व और भी हमारी मध्य आएगी। हमें समझ आएगा कि जो बातें 80 के दशक से आगे बढ़ी हैं वो आज कितनी महत्वपूर्ण हो गई हैं, और आपने सारी बातों को इस समय रखा। हालांकि बहुत सारी बातें समय के अभाव में छूट भी गई हैं, और आने वाले समय में फिर हम आपको सुनना चाहेंगे। बहुत सारे सदस्य आपको जानते हैं जो आपको सुन रहे हैं, उनमें से कई सदस्य नए भी हैं, उन्होंने भी आपको जाना, सुना और प्रेरणा पाई कि वास्तव में जो ये हमारी बीज हैं, जो हमारी बीजों की विविधता है, वो कितनी महत्वपूर्ण है। और ये बात भी समझ में आई कि सभी असल में हमारी जो असल समृद्धि है वो हमारे भोजन से ही है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो सारे खर्चे कम हो जाएंगे, और हम अस्वस्थ रहेंगे तो चाहे कितना भी कमाएं वो किसी काम का नहीं है। तो हमारे खेत, हमारी
खलियान, हमारी जंगल, हमारी बयार, ये आपका सुंदर संदेश आगे रहा है। आपने ये संदेश दिया है और आज जबकि अब समय भी आज के सत्र का हो रहा है, ऐसे में मैं आदरणीय रंजना बहन जी से निवेदन करूँगा कि वो आएँ, आज के दोनों सत्रों के जो अतिथि थे, जो योग शिक्षक और आज के मुख्य वक्ता जी, उनका धन्यवाद करें और आज का सत्र संपन्न करें। जी। जी, ओम आदरणीय जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आपका सादर जी। प्रणाम। आज हमारे योगाचार्य आदरणीय विनायक जंगम जी, जो जिला रायगढ़ महाराष्ट्र हैं, जिन्होंने 1374वें दिन आज योगाहार कार्यक्रम में योग कराया। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय विजय जड़धारी जी, जिनको हम सुन रहे थे। और वाकई में आपका अनुभव जो यथार्थ है, आपने बोला है, किसान की पीड़ा, किसान की समस्या कैसे हो सकती है और सरकार को क्या इसमें शामिल करना चाहिए, ये आपका सुंदर प्रस्ताव। जो हम कहते हैं कि योजनाओं में किसान की आवाज पहुंचना चाहिए, ना कि ऊपर बैठे अधिकारियों को अपने हिसाब से योजना बनाना चाहिए। किसान का हित कैसे हो सकता है, यह किसान ही जान सकता है। आदरणीय जड़धारी जी ने जो कहा है उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और मैं आभार ज्ञापित करता हूँ सभी आज के योगाचार्य और चीफ गेस्ट महोदय आदरणीय जड़धारी महोदय का। और इसी के साथ जो इस कार्यक्रम में लगातार अपना सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, उन सभी महानुभावों को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन और वंदन करता हूँ। योगाहार परिवार चौथी वर्ष में पहुंच रहा है। आप सबके इस किसान हित के लिए, समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए इसमें जो भी अपनी आहुति दे रहे हैं, उन सभी महानुभावों को प्रणाम करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। सबको साधुवाद, सबको धन्यवाद, सादर प्रणाम। ओम। जी आदरणीय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः धन्यवाद आपको कि आपने मुझे अवसर दिया। जी, पुनः हम कुछ समय में फिर मिलेंगे, फिर वार्ता, क्योंकि जो बातें जमीनी बातें हैं, वो बीच-बीच में इसी तरह से होती रहनी चाहिए, आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसमें आपका भी महत्वपूर्ण योगदान है। जी, धन्यवाद आदरणीय।